चलिए शुरू करते। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर पर सेकंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। हमें इसमें संवेग पूछा गया है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेग। मास दिया गया है हमें 85 किलोग्राम इंटू वेग दिया गया है 60 इज इक्वल टू 85 गुना 60 होता है 5100। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5100 यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास डिवाइडेड बाय 2, द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। एक मोमेंटम बरोबर होता है मास इंटू वेग। मास दिया गया है हमें m डिवाइडेड बाय 2 इंटू वेग दिया गया है 2 इंटू वी। दो से दो कट हो जाएंगे, m इंटू वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग बरोबर होता है m इंटू वी। यह हमारा कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसमें कहा गया है गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यह हमारे फॉर्मूले पर सटीक बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका संवेग दोगुना हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेग। वेग और संवेग सीधा प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए जितना वेग बढ़ेगा उतना ही उसमें संवेग भी बढ़ेगा। अगर हमने दोगुना वेग बढ़ा दिया है तो उसका संवेग भी दोगुना बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टकराव में डैश डैश हमेशा की बचत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक टकराव में संवेग हमेशा की बचत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विपरीत दिशा में। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट विपरीत दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। हमें इसमें संवेग पूछा गया है। मोमेंटम बरोबर होता है मास इंटू वेग। मास दिया गया है हमें 200 ग्राम। इसे हम केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। हमें इसमें वेग का पता करना है। वेग को पता करने के लिए हमें इसमें 10 जूल गतिज ऊर्जा दी गई है। काइनेटिक एनर्जी बरोबर होती है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है 10 जूल इज इक्वल टू हाफ। मास दिया गया है 200 ग्राम। इसी भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू वी स्क्वायर। 200 से 1000 को डिवाइड करने के बाद 1/5 आ जाएंगे। 2 गुना 5 इधर में डिवाइड में है, उधर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 गुना 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हमें इसमें वी स्क्वायर दिया गया है, इसलिए इसे अंडर रूट में डालना होगा। वी बरोबर हो जाएगा 10। हमारा वेग आ चुका है 10 मीटर पर सेकंड। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। इसका संवेग आ चुका है 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। हमें इसमें कहा गया है अगर संवेग p हो और वेग v हो तो हम द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे। संवेग बरोबर है मास इंटू वेग। हमें इसमें मास पता करना है, इसलिए हम मास को वही पे रहने देंगे। ये v यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद में वो डिवाइड हो जाएगा। संवेग डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू मास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। संवेग डिवाइडेड बाय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसमें हमें संवेग और गतिज ऊर्जा का पता लगाना है। संवेग का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मास इंटू वेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। संवेग और गतिज ऊर्जा सीधा प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए वेग जितना बढ़ाएंगे उतना ही संवेग बढ़ेगा। इसमें वेग दोगुना कर दिया है, इसलिए हमारा संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में संवेग दोगुना दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार हम गतिज ऊर्जा को भी देख लेंगे। गतिज ऊर्जा का भी रिलेशन वेग के साथ सीधा प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर में जितना हम वेग को बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएंगी। 2 का स्क्वायर यानी कि होगा 4 गुना,
इसलिए गतिज ऊर्जा हमारी 4 गुना बढ़ जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारी पिंड का संवेग ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश डैश द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इस स्थिति में भी संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी? इसमें हमें बंदूक की प्रतिक्षेप की चाल बताना है। हम सबको पता है इसमें बंदूक का संवेग और गोली का संवेग बराबर होगा, इसलिए हम गोली के संवेग को m1 और v1 से दिखाएंगे। m1 इंटू v1 इज इक्वल टू, और बंदूक के संवेग को m2 और v2 से दिखाएंगे। गोली का वजन दिया गया है 0.01 इंटू गोली का वेग दिया गया है 250 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, हमें इसमें बंदूक का वजन दिया गया है 5 किलोग्राम इंटू बंदूक का वेग पता करना है, इसलिए v2। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 100 से भाग कर देंगे। इस 5 से हम इस 250 को 50 बार में कट कर देंगे। 50 से इस 100 को हम 2 बार में कट कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब होता है 0.5 मीटर पर सेकंड। गोली इस दिशा में गई है और बंदूक इस दिशा में गई है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, -0.50 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश डैश है। हमें इसमें कार का द्रव्यमान पूछा गया है। हमें इसमें कहा गया है एक कार ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है, वह ट्रक खड़ी कार से टकराता है। टकराव के बाद वो दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते, वो दोनों एक साथ यानी कि वो जुड़ जाते हैं, इसलिए हमें जोड़ने का फॉर्मूला यूज करना होगा। m1 v1 यह हम ट्रक के लिए यूज करेंगे और m2 v2 यह हम कार के लिए यूज करेंगे। m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू, यह दोनों कार जुड़ चुकी है, इसलिए m1 प्लस m2 इंटू वेग। हमें ट्रक का मास दिया गया है 2000 किलोग्राम इंटू ट्रक का वेग दिया है 10 मीटर पर सेकंड, प्लस इसमें हमें कार का वेग 0 दिया गया है। मल्टीप्लाई अगर हम किसी का भी करें तो इसमें वो 0 हो जाएगा, इस पूरी की वैल्यू 0 हो जाएंगी, इसलिए हम 0 लिखेंगे। इज इक्वल टू m1 यानी कि ट्रक का मास हमें पता है 2000 प्लस कार का मास हमें पता नहीं, इसलिए हम m2 ऐसे के ऐसे लिखेंगे। दोनों के साथ जुड़ने के बाद हमें वेग दिया गया 8 मीटर पर सेकंड। 2000 गुना 10 होता है 20,000, इधर 2000 गुना 8 होएगा 16,000। यह इधर प्लस में उधर जाने के बाद में वो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 8 गुना m2 हो जाएगा 8 m2, 20,000 माइनस 16,000 हो जाएगा 4,000 इज इक्वल टू 8 m2। 8 से इस 4,000 को काट देंगे 500। हमारा सेकंड कार का मास आ चुका है 500 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 500 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा? हमें इसमें आरोपित बल बताना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया है हमें 12 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इंटू एक्सेलरेशन का हमें पता करना है। एक्सेलरेशन बरोबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग हमें दिया गया है 300, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है 0.006 300। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम ऊपर 1000 से गुना करेंगे डिवाइडेड बाय 6।
3 लाख डिवाइडेड बाय 6 होता है 50,000। एक्सेलरेशन हमारा 50,000 आ चुका है। इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को हम काट देंगे। 12 गुना 50 होता है 600। 600 न्यूटन ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश वो भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए दूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि बल, त्वरण, वेग यह ऋणात्मक हो सकते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरी और विस्थापन का उपयोग प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। हमें इसमें कहा गया है वेग और समय का गुणनफल, इसलिए हम समय को इधर डिवाइड में उधर जाने के बाद में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेग गुना समय इज इक्वल टू विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी, अगर इसकी दूरी 0 है तो इसका विस्थापन भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो डैश डैश। ऑप्शन ए, एक वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है। हम सबको पता है, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अगर वो 100 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद वापस अपने ही हाथ में आ रही है तो उसका विस्थापन 0 हुआ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 होगी। अगर हमसे पूछा होता वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो उसमें 200 मीटर हमारा सही आंसर होता। इसमें 0 कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि विस्थापन तो 0 है। ऑप्शन डी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करे। हमें इसमें गति ज्ञात करने के लिए कहा गया है, गति बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाय समय। इसमें हमें दूरी दी गई है 288 मीटर, डिवाइडेड बाय समय दिया गया है 60। 288 डिवाइडेड बाय 60 जब हम करेंगे 4.8, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग क्या है। हमें इसमें औसत वेग कहा गया है, वेग बराबर होता है विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। इसमें कहा गया है किरण एक छोर से दूसरे छोर जा रही है, फिर वापस वहां से वहीं पर आ रही है, फिर वापस उधर जा रही है, फिर वापस वहीं पर आ रही है, इसलिए किरण का विस्थापन इसमें 0 हुआ है। इसलिए विस्थापन 0 होने के कारण उसका जो औसत वेग होगा वो भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दिए गए समय अंतराल के दौरान। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है दिए गए समय अंतराल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश डैश का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ए असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध डैश डैश है। चाल बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाय समय। चाल को ही हम लिख सकते हैं स्पीड, दूरी को ही हम लिख सकते हैं डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय समय को लिख सकते हैं टाइम। ऑप्शन नंबर बी यह सही मिलान कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शून्य त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम 45 अंश के कोण पर किसी वस्तु को फेंकते हैं तब वो अधिकतम दूरी पर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है परवलयाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग हमें दिया गया है 10, प्रारंभिक वेग दिया गया है हमें 5, टाइम दिया गया है 5। 10 माइनस 5 होता है 5 डिवाइडेड बाय 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमन किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। m2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। हमें इसमें त्वरण पूछा गया है। हमें इसमें कहा गया है अगर हम उन दोनों तख्तों को एक साथ बांध दे और उन दोनों पर 5 न्यूटन का बल लगाए तो उसमें त्वरण कितना होगा, यह हमसे कहा गया है। इसलिए हमें सबसे पहले उन दोनों का मास निकालना होगा। मास निकालने के लिए हमें 1 बाय 1 दोनों का मास निकालना होगा। इस पेज पर हमें जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, इसलिए हम इसके लिए दूसरा पेज यूज करेंगे। जब हम पहले वस्तु का मास निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स दिया गया है हमें 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास हमें निकालना है। एक्सेलरेशन पहली वस्तु का दिया गया है 10, 5 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पहली वस्तु का मास आ चुका है। उसी तरह दूसरी वस्तु का मास अगर हमें निकालना है तो दूसरी वस्तु के लिए भी हमें उतना ही फोर्स यूज करना है। फोर्स हो जाएगा हमारा 5 m2 इंटू एक्सेलरेशन दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे दूसरी वस्तु का मास आ चुका है। अगर हम इन दोनों को जोड़े 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 20, इनको अगर हम जोड़े नीचे ले लेंगे हम 20, 10 प्लस 5, 15 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा मास आ चुका है दोनों वस्तु का। m2 m1 प्लस m2 का मास हमारा आ चुका है 3/4। हमें कहा गया है दोनों तख्तों को एक साथ जोड़कर, यानी कि 3/4 हमारा मास आ चुका है। हमें इसमें भी फोर्स का फॉर्मूला यूज करना होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें 5 न्यूटन ही लेना है इज इक्वल टू मास दिया गया है हमें 3/4, एक्सेलरेशन का हमें पता करना है। 3/4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद में वो डिवाइड हो जाएंगे। 4/3 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। 4 5 20 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है। 20 डिवाइडेड बाय 3 जब हम करेंगे 6.67, यह हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली एक कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कार का त्वरण शून्य। इसमें हमें कहा गया है नियत त्वरण, इसलिए हमारे कार का त्वरण शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। कार का वेग शून्य है, यह भी हमारा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह नियत त्वरण में है, इसलिए कार का वेग निरंतर बदल रहा है। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। कार का त्वरण नियत है लेकिन उसका वेग बदल रहा है, यह भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, यह हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शून्य। क्योंकि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण शून्य होगा। त्वरण तभी होता है जब किसी वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। हमें इसमें त्वरण निकालना है। एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें हमें अंतिम वेग 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 36 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/8 36 को हम 18 से काटेंगे 2 बार में। 2 गुना 5 होता है 10। अंतिम वेग हमारा 10 आ चुका है, माइनस प्रारंभिक वेग हमें 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड से बदलेंगे। 5/18 18 से 18 कट चुके हैं। 5 मीटर पर सेकंड यह हमारा प्रारंभिक वेग आ चुका है। डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है हमें 5 सेकंड। 10 माइनस 5 होता है 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोले के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश डैश समान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उन दोनों का त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य त्वरण का अर्थ डैश डैश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश डैश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यह धनात्मक त्वरण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की विमा डैश डैश होती है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम। वेग को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम को भी हम सेकंड में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए लेंथ मीटर में दी गई है इसलिए 1 m, मास हमें नहीं दिया गया है इसलिए 0। टाइम टाइम या डिवाइड में वो ऊपर जाने के बाद में माइनस हो जाएगा, -2 L1 M0 T-2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ डैश डैश त्वरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का डैश डैश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इसमें कुल दूरी ज्ञात करना है। इसमें हमें गति का दूसरा समीकरण यूज करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हमें प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है क्योंकि वो वस्तु स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है, इसलिए u 0 होने के कारण वो t को भी 0 कर देंगे क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन दिया गया है हमें 3 इंटू टाइम दिया गया है हमें 8 सेकंड। 8 का स्क्वायर होता है 64। इस 2 से हम इस 64 को 32 बार में काट देंगे। 32 गुना 3 होता है 96।
एस इज इक्व टू 96 मीटर, यह हमारी दूरी आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें हमें दूरी पूछी गई है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वैसे भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। v इज इक्व टू यू प्लस एटी, यह हमारे वेग समय संबंध को दर्शाता है। यह गति का पहला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यह हमारे स्थिति और समय को दर्शाता है। वी स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस, यह हमारा गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। इसमें हमें गति का पहला समीकरण यूज करना है, v इज इक्व टू यू प्लस एटी। इसमें हमें आरंभिक वेग दिया गया है 0, क्योंकि वो ट्रॉली विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है, इसलिए इसका आरंभिक वेग 0 हो जाएगा। प्लस एक्सेलरेशन हमें 2 दिया गया है, इंटू टाइम दिया गया है 4 इज इक्व टू 8 मीटर पर सेकंड, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। इसमें हमें दूरी पता करना है, इसलिए हम गति का दूसरा समीकरण इसमें यूज करेंगे, एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रेलगाड़ी विरामावस्था से शुरू होने के कारण उसका आरंभिक वेग 0 हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू को 0 कर देगा, प्लस हाफ। हमें इसमें एक्सेलरेशन का पता करना है। एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। अंतिम वेग हमें दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसे हमें पहले मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 18 5 90, 5 मल्टीप्लाई 5 होता है 25, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, यह हमारा अंतिम वेग आ चुका है। प्रारंभिक वेग 0 है इसका, डिवाइडेड बाय टाइम दिया गया है हमें इसमें 5 मिनट। 5 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे, 5 गुना 60, 5 से इस 25 को हम 5 बार में कट कर देंगे, 5 से इस 60 को हम 12 बार में कट कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 12, यह हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम दिया गया है हमें 300 सेकंड, 300 गुना 300, ये हमारा टाइम का स्क्वायर आ चुका है। 12 से जब हम इस 300 को काटेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। बाद में इस 2 से जब हम इस 300 को काटेंगे, इसमें 150 आ जाएगा। 25 गुना 150 बराबर होता है 3750, यह मीटर में आ चुका है। ऑप्शन हमारे किलोमीटर में दी गई है, इसे हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद 3.75 किलोमीटर, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण डैश डैश और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का दूसरा समीकरण है एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह हमारा स्थिति और समय, इन दोनों के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी स्थान और स्थिति, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधी यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यह हमारा गति का दूसरा समीकरण है। यह दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? v इज इक्व टू यू प्लस एटी, यह हमारा सही है। वी स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस, यह भी हमारा सही हो जाएगा। एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यह भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यह हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के
एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 2 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इससे हम गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हमें आरंभिक वेग दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम दिया गया है 2 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का पता हमें करना है। एक्सेलरेशन के लिए हमें दिया गया है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में हमें मास दिया गया है 1 kg, फोर्स दिया गया है 1.5 न्यूटन इंटू एक्सेलरेशन इसमें हमें पता करना है। इधर एक मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद में डिवाइड हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1। ये हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है। एक्सेलरेशन आ चुका है हमारा 1.5। टाइम दिया गया है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 से इस 4 को हम 2 बार में कट कर देंगे। 2 गुना 2 होते 4 प्लस 1.5 गुना 2 होते 3। 4 प्लस 3 होता है 7 मीटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखीय गति में वस्तु चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सरल रेखीय गति में वस्तु सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बॉल बेयरिंग घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश डैश बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर सी, एक गिलास को पकड़ना। यह घर्षण बल के बिना होना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।